steps of blood clotting. Steps involved in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व? तो जैसे ही ब्लड ओज आउट होता है इंजरी के बाद में, ओके, तो हमने कहा था कि अगर स्किन भी रप्चर हुई, ब्लड बाहर ओज आउट हो रहा है, स्किन अगर रप्चर हुई तो देन ब्लड बॉडी से बाहर आएगा, स्किन से बाहर आएगा। बेटा जो लोग आते हैं वो अपना माइक म्यूट करके आया करो एंटर करते समय। ओके, तो जब स्किन रप्चर होती है, टिश्यू रप्चर होता है, ब्लड वेसल रप्चर होती है, तो ब्लड बाहर की तरफ ओज आउट होगा। इसको हमने कल एक्सटेंसिव क्लॉटिंग कही थी कि वहां पर फिर एक्सटेंसिव क्लॉटिंग होगी। लेकिन अगर स्किन रप्चर नहीं होती है, ओनली ब्लड वेसल रप्चर हुई है, तो वहां पर इंटरनल क्लॉटिंग होगी, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि बेटा सब लोगों को? यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ लोग एंटर करवाने के लिए मैंने किया है, लेकिन वो ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है उनका, वो एंटर ही नहीं हो पा रहे। क्या रीजन है? तो अब वो इसलिए पहले आ जाना चाहिए वेटिंग रूम में। तो कुछ हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स कहे थे जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट, ब्लड वेसल रप्चर होने पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सबसे पहले जैसी ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज्ड, जैसी ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी, ब्लड वेसल के डैमेज होने के बाद यहां से सबसे पहले जो प्लेटलेट्स इनके कांटेक्ट में होती है, जो वहां पर आएगी उस ब्लड वेसल की जगह पर, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल यहाँ से डैमेज हुई, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड अब बाहर इधर वेसल से बाहर जाने लगेगा, ओज आउट होगा। ठीक है, तो जहां पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है, डैमेज हुई है,
वहां पर जो प्लेटलेट्स होगी, प्लेटलेट्स जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है। अब ये प्लेटलेट्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लेटलेट्स यहाँ पर एक स्पेशल फैक्टर रिलीज करेगी, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। प्लेटलेट्स यहाँ पर प्लेटलेट फैक्टर 3। ओके, प्लेटलेट फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके, ये रिलीज करेगी। platelet factor 3 which is called as thromboplastin। क्योंकि प्लेटलेट को दूसरा नाम हमने क्या दिया था बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। 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 तो थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। ओके, थ्रोम्बस, इस थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स मतलब जो क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स एक स्पेशल फैक्टर रिलीज करती है इंजरी के साइट पर। जहां पर इंजरी हुई है, ब्लड वेसल रप्चर हुई है, वहां पर ये प्लेटलेट्स एक स्पेशल फैक्टर रिलीज करेगी जिसको हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर रिलीज होने लगेंगे, यहाँ पर इंजरी है तो, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ से रिलीज होकर के फिर आगे ब्लड के साथ में फ्लो होंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है जहां से ये रिलीज होते जा रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये इनिशिएशन कॉज करवाता है ब्लड क्लॉटिंग का। ये रिप्रेजेंट करता है इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब प्लेटलेट सबसे पहले पार्टिसिपेट करती है ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना करके फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के मॉलिक्यूल आगे और फर्दर वहां पर क्लॉटिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या करते हैं? ये एक मैकेनिज्म फॉर्म करके वहां पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, या जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, उस एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। विटामिन के, कैल्शियम आयन, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, और जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। और ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज विटामिन के एंड कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्लियर? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है या प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस विटामिन के की हेल्प से लीवर में होता है, याद रखना। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो प्रोसेस है, ये आगे जाकर के लीवर के पास में जाती है और विटामिन के लीवर में स्टोर रहता है। ADEK हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि विटामिन ADEK ये लीवर में स्टोर हो सकते हैं अगर एक्सेस अमाउंट में हो तो विटामिन के लिए हमने ये भी लिखा था कि वो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है।
तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा और थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होकर के प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन फॉर्म करेगा। क्लियर? और थ्रोम्बिन आगे जाकर के थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्म करेगा। ओके, तो ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट होकर के अभी फाइब्रिनोजन, कहां पर पढ़ा था बेटा हमने फाइब्रिनोजन? फाइब्रिनोजन कहां पढ़ा था हमने? प्लाज्मा। प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्म में पढ़ा था। तो प्रोथ्रोम्बिन लीवर से सीक्रेट, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, लेकिन सिंथेसाइज होकर के वो लीवर के अंदर ही नहीं रहता, उसको कहाँ डाल दिया जाता है? प्लाज्मा में। लीवर में सिंथेसाइज होगा और रिलीज किया जाएगा प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो ब्लड प्लाज्मा में है, अब ये पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, ये भी ब्लड प्लाज्मा में बना। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर में सिंथेसाइज हुआ था और लीवर में सिंथेसाइज होकर के उसको ब्लड प्लाज्मा में डाल दिया गया, ब्लड में डाल दिया गया। तो ब्लड प्लाज्मा से वो किधर आ गया? थ्रोम्बिन में आ गया। ओके, क्लियर? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया ब्लड प्लाज्मा में। ओके, और ब्लड प्लाज्मा में थ्रोम्बिन वहां पर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्म करवाएगा फिर। ओके, तो ये सारी प्रोसेस प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर के फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर चल रही है पूरी प्रोसेस। क्या हुआ? ओके, वीडियो दिख रहा है बेटा आप लोग को? प्रॉपर बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, ओके। हाँ, बीच में क्या पता कुछ नेटवर्क का, आज मॉर्निंग में भी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आया। तो ये जो प्रोसेस हो रही है उससे फाइब्रिनोज से फाइब्रिन तो बने, लेकिन ये फाइब्रिन यहाँ पर जो फाइब्रिन बना है वो मोनोमर्स के फॉर्म में है, अभी पूरा क्लॉट नहीं बना। तो फाइब्रिन के जो पॉलीमर बनते हैं, ओके, फॉर्म क्लॉट बनाने के लिए, ये फाइब्रिन बना और फाइब्रिन के साथ में पूरा फॉर्म क्लॉट बनाने के लिए अब यहाँ पर इस जगह पर इस तरह से फाइब्रिन के मोनोमर्स यहाँ पर आते जा रहे हैं और फाइब्रिन के मोनोमर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब फाइब्रिन का पॉलीमर बनेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा और नेटवर्क लाइक वो बनाता जाएगा पूरा। और इस नेटवर्क लाइक पार्ट में फिर उलझते जाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यहाँ पर, और वो आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से, ये से थ्रेड, फाइब्रिन के थ्रेड डिपॉजिट होते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे और पॉलीमराइजेशन करने के बाद में यहाँ पर फाइब्रिन का पहले तो एक सॉफ्ट क्लॉट बन रहा है, फिर फाइब्रिन के साथ में, ये तो फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन के साथ में जब
WBC उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, RBC ट्रैप हो जाएगी, तो इसको हम बोलने लग जाएंगे फिर क्लॉट। ओके, तो यहाँ पर क्लॉट बनेगा। इस तरह से ये स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में। ओके बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप सब लोग। Done, sir. ओके गुड। एक ही बैच से आवाज आई है बेटा, अदर बैच से कोई रिप्लाई नहीं है। Done, sir. Done, sir. गुड। अब सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने के पहले, हार्ट और सर्कुलेशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने के पहले एक छोटा सा ब्रीफ में उसने सेकंड बॉडी फ्लूइड लिम्फ के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पर पता होना चाहिए। लिम्फ भी सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन आपको इस चैप्टर में जनरली ब्लड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो एनसीईआरटी में ब्लड क्लॉटिंग के बाद में लिम्फ के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम ब्लड में से कुछ चीजों को माइनस कर दें तो वहां पर कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं, अलग अलग चीजों को हम नाम देते हैं। जैसे आपने ब्लड माइनस सभी ब्लड कॉर्पसल्स को हम माइनस कर दें इसमें से, ब्लड माइनस blood corpuscles and clotting factors, clotting protein, clotting factors। तो ये क्या बचेगा बेटा, क्या बोलेंगे इसको? कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? इंडिया में कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के साथ में मिलकर के कोविशील्ड किसने बनाया है इंडिया में? कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? पुणे में है ना वो इंस्टीट्यूट। सीरम। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम। ओके, यहाँ पर ध्यान रखो, तो वो इंस्टीट्यूट का नाम से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब याद रह जाए वहां पर बाद में। तो सीरम, सीरम बोलते हैं जब ब्लड में से अगर हमने ब्लड कॉर्पसल सभी सेल्स को निकाल दी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स को निकाल दिया, और साथ में अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी निकाल दिया उसमें से, ब्लड में से, तो बाकी बचा हुआ पार्ट येलोइश कलर का आपको थोड़ा सा दिखेगा। येलोइश फ्लूइड पार्ट दिखेगा, ठीक है।
जो कभी क्लॉट नहीं होगा। ओके, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जो पैथोलॉजिस्ट टेस्ट लगाते हैं, अगर उनको अगर ब्लड शुगर पता करनी हो या फिर कोई भी, अगर वहां पर तो जनरली सीरम में लगाते हैं टेस्ट। ओके, सीरम में टेस्ट लगाते हैं। सीरम में टेस्ट लगाने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, बताओ जरा। सीरम में टेस्ट लगाने का फायदा बताओ चलो। ज्यादातर सीरम में टेस्ट लगाते हैं, तो सीरम में टेस्ट लगाने का फायदा क्या है? क्यों ज्यादातर पैथोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरम में लगाते हैं? सीरम में क्लॉटिंग। हाँ, क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। नुकसान। आपको क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बराबर है। अब पहली बात तो ब्लड नहीं बचा, उसको हम सीरम कहेंगे, ब्लड का पार्ट। सेकंड थिंग कि क्लॉट नहीं हो रहा है, बराबर है आपका ये, लेकिन उससे फायदा क्या होगा फिर? ज्यादा देर तक वो फ्रेश बना रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्लॉट अगर बन गया तो फिर आप उसको टेस्ट लगाने में अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाती है तो हम ब्लड को यूज नहीं कर पाते अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन क्या अगर कभी सैंपल ले गए आपके घर के पास में से, ठीक है, घर से आपके, अगर किसी ने पैथोलॉजिस्ट को आपने घर पे बुलाया और घर से अगर कोई सैंपल लेकर के गया या फिर लैब में भी सैंपल लिया, तो क्या सैंपल लेते से ही टेस्ट लगा लेते हैं? सैंपल लगाते से ही आपको टेस्ट मिल जाता है? क्या आपको टेस्ट लगा देते हैं कि आपके आंखों के सामने ही फटाक से? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं। तो फिर अगर वो 2-3 मिनट भी रुक जाए तो ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए क्या करते हैं? तो ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए वो ब्लड के अंदर सोडियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। ओके, ऑक्सैलिक एसिड के कारण वहां पर जल्दी से क्लॉटिंग नहीं हो पाती। सोडियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल डाल देते हैं, ठीक है, या हिपैरिन एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा सस्ता है, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल जो कि कोआगुलेशन नहीं होने देंगे वो उसमें डाल देते हैं, ताकि जब तक लैब तक पहुंचे या जब तक टेस्ट करवाई जाए तब तक वो ब्लड वहां पर रहे। और फिर बाद में क्या करते हैं कि बहुत सारे सैंपल्स को एक साथ में सेंट्रीफ्यूज में चलवा करके, सेंट्रीफ्यूज में रख करके वहां से जो कॉर्पसल और क्लॉटिंग फैक्टर है वो सेपरेट कर लेते हैं, और जो सीरम है येलोइश कलर का उसको अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उस सीरम में मोस्ट ऑफ द टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की टेस्ट लगानी हो तो फिर किस में लगाओगे? पूरे होल ब्लड में या सीरम में? फुल ब्लड। क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है। ओके, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता करना है तो होल ब्लड में पता करोगे, मतलब ब्लड की ड्रॉप में पता करोगे या फिर सीरम में पता करोगे? सीरम। ड्रॉप। ब्लड की ड्रॉप में, क्योंकि ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होते हैं, सीरम में तो आरबीसी नहीं होगी, इसलिए आपको ब्लड में पता करना पड़ेगा, ब्लड की ड्रॉप लेना पड़ती है, उसमें पता करते हैं। ओके, लेकिन बिलीरुबिन प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब जॉन्डिस है या नहीं है, कोई पैथोजन है या नहीं है, इसकी मोस्ट ऑफ द टेस्ट फिर सीरम में लगाते हैं। एक तो ये सीरम होता है और दूसरा होता है फिर लिम्फ। लिम्फ मतलब ब्लड माइनस आरबीसीज
and clotting protein. ओके, मतलब ब्लड का वो पार्ट जिसमें से आपने आरबीसी को निकाल दिया है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया है, ठीक है, वो लिम्फ कहला सकता है। मतलब लिम्फ में मेजर ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, फिर वहां पर डब्ल्यूबीसी। ओके, तो प्लेटलेट्स भी वहां पर एब्सेंट रहेगी यूजुअली। तो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है मतलब वहां पर, मतलब सीरम प्लस डब्ल्यूबीसी को आप बोल सकते हैं लिम्फ, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है, क्योंकि ये हर एक टिश्यू के पास में जा करके वहां पर टिश्यू के बीच में, टिश्यू की सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाएगा, मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाएगा। तो ये टिश्यू फ्लूइड है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है कुछ मॉलिक्यूल के लिए, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है इन बिटवीन सेल्स। ठीक है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी का मेन टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फ का प्रोडक्शन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होता है, जिनको हम लिम्फ नोड्स, ओके, लिम्फेटिक टिश्यूज, जिसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पेयर्स पैचेस पढ़े थे, लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यूज, इस तरह की कुछ चीजें वहां पर होती है जो यहाँ पर। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स ये भी वहां पर होते हैं जो लिम्फ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ओके, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स ये भी कुछ वहां पर होते हैं जिनकी हेल्प से लिम्फ वहां पर बनता है। ओके, लिम्फ से रिलेटेड मेजर इंफॉर्मेशन जो ये प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स है, ये आप लोगों को इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में इम्यूनिटी जो हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सिलेबस में। अभी आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज एंड ओपन के बारे में पढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाय पढ़े थे और विलाय में हमने कुछ वहां पर स्पेसिफिक विलाय पढ़े थे जिनमें लिम्फेटिक वेसिकल वहां पर प्रेजेंट रहती है, जो फैट अब्जॉर्प्शन के लिए हमने पढ़ी थी। लैक्टियल, इसको नाम दिया था लैक्टियल। तो लैक्टियल ऐसे विलाय होते हैं जिनमें लिम्फेटिक वेसिकल होती है और वो फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जैसे ब्लड का कलर आरबीसी के कारण रेडिश कलर का दिखता है, तो आरबीसी तो नहीं है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है। तो लिम्फ का कलर कैसा दिखेगा बेटा? वाइट। तो लिम्फ, इसलिए कोई कलर नहीं होता लिम्फ में, लिम्फ कलरलेस दिखेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पिगमेंट
अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ सर्कुलेट कैसे होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरा बॉडी में, जो लिम्फ नोड से कनेक्टेड होता है, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड से कनेक्टेड होता है, और लिम्फेटिक वेसिकल्स के थ्रू ये पास होता है। तो लिम्फेटिक वेसिकल्स जब कैरी करती है लिम्फ को, तो ये उसको वापस से वेन में दे देती है। ओके, ताकि जो भी ये टिश्यू से जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल कलेक्ट करता है लिम्फ, तो वो ब्लड की हेल्प से जाएगा किडनी के पास। ओके, तो इसके लिए वो वेन के अंदर लिम्फेटिक वेसिकल ओपन हो जाती है, और टिश्यू से जो भी उसने हार्मफुल मटेरियल लेकर के आई है, वो सब मटेरियल वो वेन में दे देती है। अब नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन। ओके, तो बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब कि पूरी बॉडी में अवेलेबिलिटी हो जाना, उसको वहां पर अवेलेबल हो जाना। अब हमें पता है कि सेल्स के अंदर ब्लड या बॉडी फ्लूइड नहीं जाते। ओके, वो केवल मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, लेकिन वो मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाए। अगर हमारी बॉडी में फूड का हमने डाइजेशन किया है, तो जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होकर के ब्लड में आ रहे हैं, वो ब्लड केवल वहीं पर ना पड़ा रहे न्यूट्रिएंट, वहां से जो न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा है ब्लड, वो ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट होगा ईच एंड एवरी सेल्स के पास में जाएगा, तो वहां पर उन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर पाएगा हर एक सेल के पास में। ओके, तो जैसे आपने अगर कैल्शियम आयन अगर आपकी बॉडी में आए, तो कैल्शियम आयन की जरूरत हमारी सभी मसल्स को है, इवन सभी सेल्स को है। ओके, तो वहां पर जाना चाहिए। अगर हमने फूड खाया है, ग्लूकोज आया है, तो ग्लूकोज हमारे लिए ईच एंड एवरी सेल्स के पास में जाना चाहिए। तो उसके लिए सर्कुलेशन होना चाहिए बॉडी फ्लूइड का, जो अब्सॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट को, वो सर्कुलेट करना चाहिए वहां पर ईच एंड एवरी सेल के पास में। तो सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सक्रेटरी मटेरियल को बॉडी से रिलीज आउट करने के लिए जरूरी है। सर्कुलेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो ओपन सर्कुलेशन हो सकता है, या फिर अदर सेकंड टाइप क्या होगा, ओपन का अपोजिट, क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन का मतलब है कि जो भी बॉडी फ्लूइड होगा वो बंद नहीं है, वो सीधा फ्रीली अवेलेबल है। तो जैसे कॉकरोचेस वगैरह में क्या होता है कि बॉडी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं अंदर की तरफ कैविटी में। ओके, वो जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, उन गड्ढों के अंदर बॉडी फ्लूइड वहां पर डाला जाता है। ठीक है, और फिर ऑर्गन, उसके आसपास के ऑर्गन उसके अंदर ऐसे डीप करते रहते हैं। जैसे आप लोग टी के कप में, चाय के कप में कैसा बिस्किट को डिप करते हैं, वैसे वो ऑर्गन उसके अंदर ऐसे डिप होते रहते हैं। ओके, और डिप होकर के फिर उनकी सेल्स उस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, और उस बॉडी फ्लूइड में जो गैसेस है या फिर हार्मोन्स है, कुछ मटेरियल्स है, मिनरल्स है, वो उनका ट्रांसपोर्ट सेल्स में, और सेल्स से हार्मफुल मटेरियल या फिर कुछ गैसेस वगैरह वो वहां पर बॉडी फ्लूइड में आती रहती है। तो इसका मतलब है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट, इसलिए बॉडी फ्लूइड फ्रीली मूव करता है। बॉडी फ्लूइड फ्री रहेगा, वो किसी वेसल्स के अंदर नहीं है, बॉडी फ्लूइड फ्री है।
ऐसे इसमें क्या होता है कि लार्ज साइनसेस मिलते हैं बॉडी कैविटी में, which is drawn into, इसको कहाँ डाला जाएगा, drawn into large sinuses body cavity. बॉडी कैविटी में बड़े बड़े गड्ढे रहेंगे, साइनसेस रहेंगे, उन साइनसेस में इन बॉडी फ्लूइड को पंप किया जाएगा, ठीक है, ताकि ऑर्गन्स उनके कांटेक्ट में आ सके, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। भाई क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड्स वेसल्स के अंदर होता है हमेशा, वेसल प्रेजेंट, बॉडी फ्लूइड फ्री नहीं रहेगा, बॉडी फ्लूइड ऑलवेज फाउंड इनसाइड वेसल्स। तो बॉडी फ्लूइड हमेशा क्लोज है, बंद है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही घूमता रहेगा, ओके, वैसा फ्री नहीं मिलेगा साइनसेस के अंदर। क्या बेटा, किसी का माइक ऑन हुआ है? बेटा ये आप लोग मेरा बीच बीच में ध्यान रखा करो, आप लोग को अभी लगभग 2 साल होते आएंगे इस चीजों को, थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आपका माइक ऑन ना हो जाए। मुझे अगर कोई डाउट पूछ रहा होगा तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स प्रेजेंट होती है, बॉडी फ्लूइड जो है वो वेसल्स के अंदर मिलेगा हमेशा, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन ये लोअर एनिमल्स में होता है मेनली, लोअर एनिमल्स में, और लोअर एनिमल्स मतलब जो मेनली इनवर्टिब्रेट्स है, नॉन कॉर्डेट है, लेकिन एक नॉन कॉर्डेट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है, बताओ कौन? राउंडवर्म्स? नहीं, हम अर्थवर्म पढ़ने वाले हैं, अर्थवर्म पढ़ने वाले हैं। अर्थवर्म एनिलीड है, और अर्थवर्म में हम पढ़ेंगे कि वहां पर उसकी जो बॉडी, हम जब डॉर्सल साइड से देखते हैं तो एक मिड डॉर्सल वेन दिखती है उसके पास में, तो वहां पर वेसल्स प्रेजेंट है। लोअर एनिमल्स मतलब वहां पर ऑलमोस्ट ऑल नॉन कॉर्डेट्स, ऑल नॉन कॉर्डेट्स एक्सेप्ट एनिलिड्स। तो एनिलिडा के मेंबर्स को छोड़ करके, अर्थवर्म, लीच, इनको छोड़ करके बाकी सभी मतलब स्पॉन्जेस, ओके, पोरिफर्स, सिलेंट्रेट, निडेरियंस, हाइड्रा वगैरह, टिनोफोर्स मतलब कॉम जेलीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैटवर्म्स, एस्केलहेल्मिन्थीज मतलब राउंडवर्म्स, आर्थ्रोपोड्स जिसमें इंसेक्ट भी आएंगे, कॉकरोच भी, ओके, कॉकरोच में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम, मोलस्क, ओके, जिसमें पर्ल, ऑयस्टर वगैरह, ऑक्टोपस, ये एग्जांपल आएंगे, इकाइनोडर्मेट्स जिसमें स्टारफिश आएगी, और हेमिकॉर्डेट जिसमें वहां पर सी वर्म आएंगे, मतलब टंगवर्म वगैरह, बेलेनोग्लॉसस, एक्कोग्लॉसस। तो ये सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अकेला एक नॉन कॉर्डेट है फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स, एनिलिड्स, जिसका मेंबर अर्थवर्म है, लीच है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। बाकी कॉर्डेट्स में इसके मेंबर्स हैं ऑल कॉर्डेट्स एंड annelids. All chordates and annelids
तेज खाना 12 बजे। ओके, तो ऑल कॉर्डेट्स एंड एनिलीड्स इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done, sir. Done, sir. गुड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन करने के लिए बॉडी फ्लूइड तो है, लेकिन सर्कुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर के साथ में उसको भेजना पड़ेगा, मतलब एक पंपिंग स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी हार्ट। यस, हार्ट। पंपिंग ऑर्गन जो बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करवाने में हेल्प करता है, उसको हम हार्ट ये टर्म देते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले। ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में मिलता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट हमेशा रहेंगे, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल एब्सेंट रहेगी, हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन मिल सकता है। हम कॉकरोच में पढ़ेंगे कि 13 चैम्बर ट्यूबुलर हार्ट मिलता है, ट्यूब लाइक हार्ट मिलता है उसमें कॉकरोच। सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब वहां पर क्लोज है, अगर क्लोज्ड है तो ब्लड वेसल मिलेगी, मतलब वेसल्स मिलेगी। और ह्यूमन बीइंग्स में उन वेसल्स को हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ओके, और सर्कुलेशन के लिए वहां पर मिलेगा पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ये दो पार्ट है। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है बेटा? ब्लड वेसल्स 2 पूरी टाइप की होती है, इसे 3। ओके, तो 3 टाइप की होती है ब्लड वेसल्स। आर्टरीज, वेन्स, and third type capillaries। ओके, तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज का मतलब होता है those blood vessels which carry blood from heart to a organ। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में ब्लड सप्लाई कर रही है। ओके, ब्लड लेकर के जा रही है, लेकिन ब्लड को तो उसमें ब्लड को डोनेट नहीं करेगी, ब्लड को वहां पर मतलब ओनली वहां से ब्लड लेकर के जा रही है और वापस वेन के थ्रू वापस आ जाएगा ब्लड। तो ब्लड कभी वेसल्स के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऑर्गन तक लेकर के जाने वाली जो वेसल है हार्ट टू ऑर्गन, उसको हम कहेंगे आर्टरीज। ओके, हार्ट टू ऑर्गन। ओके, जो ब्लड लेकर के जाएगी उस ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं आर्टरी।
ओके। भाई ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड लेकर के आएगी ब्लड वेसल, उसको हम कहते हैं वेन। ओके, इतना समझ में आया क्या? किसी को डाउट है कि यहाँ पर सिंपल सी टर्म से आप पहले भी 9th-10th में भी पढ़ते आते हो, हार्ट से ऑर्गन तक जाने वाली जो वेसल है जो ब्लड लेकर के जाएगी, those blood vessels which carry blood from heart to organ, उसको हम आर्टरी कहेंगे। while जो ऑर्गन से वापस हार्ट तक ब्लड लेकर के आएगी उसको हम वेन कहेंगे, उस ब्लड वेसल को। फिर अब इसमें कैपिलरी कहाँ है? ओके, ध्यान दो, ये आर्टरी हार्ट से निकल करके समझ लो किसी ऑर्गन के पास में जा रही है। ओके, ये आर्टरी हार्ट से निकल करके किसी ऑर्गन के पास में ब्लड लेकर के जा रही है। तो ऑर्गन के अंदर जैसे ये जाएगी, ऑर्गन के अंदर एंटर करने के बाद में उस ऑर्गन में कितनी सेल्स है उसके बेसिस पर ये डिवाइड हो जाएगी। तो फाइन डिवीजन करेगी आर्टरी। जितनी सेल्स है उस ऑर्गन में उतना वहां पर वो डिवीजन करेगी। ओके, ये थी आर्टरी जो ब्लड लेकर के आ रही थी ऑर्गन के पास में। ऑर्गन के अंदर एंटर करने के बाद जितनी सेल्स है उसमें वो डिवाइड हो गई। जैसे यहाँ पर एक सेल थी, नेक्स्ट सेल, यहाँ पर एक सेल थी, यहाँ पर एक सेल थी, यहाँ पर एक सेल थी, ऐसे हमने वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इस ऑर्गन की यहाँ पर सेल्स। तो सेल्स तक ये आती है, लेकिन आर्टरी की वॉल थिक होती है। ओके, आर्टरी की वॉल थिक होती है, मोटी होती है, ताकि वो जो ब्लड प्रेशर उसमें जो आता है ब्लड पंप होने के लिए, उस प्रेशर को वो रजिस्ट कर सके, टॉलरेट कर सके। ओके, तो वहां पर ठीक होती है आर्टरी की वॉल। अब आर्टरी की वॉल अगर ठीक है तो इतनी ठीक होती है कि जब ब्लड उसमें से जाता है तो जिस भी ऑर्गन या सेल के कांटेक्ट में आता है उसके साथ में वो एक्सचेंज नहीं कर पाता। तो ठीक होने पर अब ये आर्टरी की जो फाइन ब्रांचेस हैं, इन आर्टरी की ब्रांचेस को हम सिंगल को आर्टेरियोल बोलेंगे और मेनी को आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल हो गया एक, अगर हमने इनको सबको कंसीडर कर लिया तो ये आर्टेरियोल्स हो जाएंगे। तो एक आर्टेरियोल एक सेल के पास में जा रहा है, लेकिन सेल के पास में जाकर के क्या ये ब्लड दे पा रहा है? तो ब्लड तो देना नहीं है। ब्लड में जो जो कैरी किया है उसने ब्लड के साथ में एक्स्ट्रा चीजें जैसे न्यूट्रिएंट कैरी किए हैं, ग्लूकोज वगैरह, ओके, कुछ हार्मोन कैरी किए हैं, ऑक्सीजन गैस कैरी की है, ये सारी चीजें इसको यहाँ पर देना है। ओके, तो अब आर्टरी से तो नहीं जा सकता, इसलिए एक फाइन वेसल यहाँ पर रहती है जो सेल को लाइन करती है, सेल के पास में, सेल के बेस के पास में। तो आर्टेरियोल से आगे फिर एक फाइन मेम्ब्रेन, फाइन एक वेसल निकलती है जिसकी थीन मेम्ब्रेन होती है। ओके, मेम्ब्रेन थीन, पतली मेम्ब्रेन वाली, ताकि यहाँ से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सके और हार्मफुल जो मटेरियल है सेल के वो वापस इसमें आ सके, यहाँ पर एक्सचेंज चल सके। कुछ मटेरियल यहाँ से सेल में जा सके और सेल के कुछ मटेरियल वापस आ सके। ठीक है, तो आर्टरी आर्टेरियोल में कन्वर्ट होगी और आर्टेरियोल सेल्स के पास में जाकर के वहां पर थीन वेसल उनके साथ में जुड़ गई, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी यहाँ पर होती है, ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाई ये है कैपिलरी।
ये कैपिलरीज हर एक के पास में सेल के साथ में। फिर जैसे एक्सचेंज हो गया तो अब वापस से मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मेम्ब्रेन अब और थोड़ी सी थिक मेम्ब्रेन वाली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और इन ब्रांचेस को बोलते हैं वेन्यूल्स। सिंगल को बोलेंगे वेन्यूल और मेनी को बोलेंगे वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स यहाँ पर। अभी वेन्यूल्स आगे जाकर के जैसे ही ऑर्गन से बाहर निकलने होते हैं उसके पहले ही ऑर्गन के अंदर ही ये एक बड़ी ट्यूब बना लेते हैं मिलकर के, और ये फिर ऑर्गन से बाहर निकलती है। ऑर्गन से बाहर निकलेगी दूसरी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑर्गन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर इनके पास में इस तरह से, तो ये हो जाती है वेन। इसको हम बोलेंगे वेन। ओके, जहां से आर्टरी आई थी वहां से ये वेन निकल गई है। ओके, उसके पास में से ओपनिंग यहाँ पर दो ऐसा जाते हुए दिखेगी, एक आती हुई और एक जाती हुई। ओके, तो वेन्यूल से वेन, तो ब्लड आया आर्टरी में, आर्टेरियोल से कैपिलरी, वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वापस से हार्ट के पास में। तो ब्लड कभी भी बाहर नहीं गया, ठीक है, जब तक कि हमने जैसे कहा कि ब्लड वेसल को रप्चर नहीं होता तब तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। डन? डन सर। किसी को कोई डाउट है बेटा आज जो आपने पढ़ा उसमें? कल हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर इस पर बायो के पेपर में मिनरल न्यूट्रिशन आ रहा है ना? बायो के पेपर में मिनरल न्यूट्रिशन आ रहा है ना? बायो के पेपर में मिनरल न्यूट्रिशन आ रहा है मतलब क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बोला करो बेटा आयुष, क्या बोल रहे हो तुम? ऑब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव पेपर में यस। मिनरल न्यूट्रिशन पर टेस्ट नहीं हुआ है क्या आप लोगों का? नो सर। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन और उसके पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर टेस्ट हो गया आपका, है ना? तो मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, इन दोनों मिलाकर के आप लोग का टेस्ट हो जाएगा फिर। ओके सर। ओके, है ना? क्योंकि 11 का भी एक आध चैप्टर आप वापस से अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग का वो रिवीजन भी होना चाहिए ना। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन के आ सकते हैं। ओके, 90 क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला करके आएंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय, टेक केयर बेटा, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।